कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे। ये अपनी सी ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वो मिट्टी है जिसमें हमारे लोगों का खून मिला है, जिसके जिम्मेवार हैं अंग्रेज। इस मिट्टी को मेरा नमन है। बीसवीं सदी की शुरुआत में भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा था। अंग्रेजों के जुल्म बढ़ रहे थे और हिंदुस्तान की आजाद होने की इच्छा शक्ति भी। दुनिया भर के घटनाक्रम का भारतीयों के दिलो दिमाग पर अच्छा खासा असर पड़ा। रूस की क्रांति ने पूरी दुनिया को शासन का एक नया तरीका दिखाया। हिंदुस्तान में भी क्रांति की आग फैल रही थी और इसमें शामिल थे दो भाई, सरदार अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह। अंग्रेजों ने दोनों देशभक्तों को जेल में डाल दिया, लेकिन जल्दी ही एक और देशभक्त उनसे आ मिला, जो कहलाया शहीद आजम। सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म पंजाब के लियालपुर जिले में हुआ। उनके जन्म के दिन पिता सरदार किशन सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह जेल से रिहा हुए। उनके जन्म को एक शुभ संकेत माना गया। उन्हें भागों वाला कहा गया और इसीलिए नाम भी पड़ा भगत। भगत सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा बंगा और डीएवी कॉलेज लाहौर से प्राप्त की। बचपन में गदर क्रांतिकारियों से भगत सिंह अत्यधिक प्रभावित रहे। करतार सिंह सराभा का चित्र वो अपनी जेब में रखते थे। अंग्रेजों के खिलाफ पगड़ी संभाल जट्टा की मूवमेंट चलाई सरदार अजीत सिंह ने। लाला लाजपत राय के साथ में रहे और जेलों में रहे। पहले भी ये एक परिवार में कोई नई चीज़ नहीं थी कि वो हर एक को था कि इस मूवमेंट को आगे से आगे बढ़ाना है और इस अंग्रेजी राज से छुटकारा दिलवाना है। 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा तो पूरा देश उनके पीछे हो चला। देशवासियों को पूरी उम्मीद थी कि भारत आजाद होकर रहेगा। लेकिन जब चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लिया, तब भगत सिंह का सपना टूट गया। भगत सिंह को तब बहुत चोट लगी जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में फरवरी में आंदोलन वापस ले लिया। और यही चीज़ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ घटी। चंद्रशेखर आज़ाद ने बनारस में महात्मा गांधी की जय कहते हुए 15 बैंत की सजा खाई थी। खूनो खून हो गया था उनका शरीर। उन्नीस 1923 में भगत सिंह ने लाला लाजपत राय द्वारा चलाए जा रहे नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में वो अपना समय किताब पढ़ने में बिताते थे।
वो इतना पढ़ते थे कि उनके बारे में ये मशहूर है कि सड़क पर चलते चलते भी पढ़ा करते थे। और उनके माता जी भी कहते जब गाता उसका कोट फटा होता था तो मैं कहते भगत सिंह तुम ये क्या करते हो कि तुम्हारा जब भी आता है तुम्हारा कोट फटा होता है, किताबें इतनी ठोसता है बीच में तो वो फट जाता है। रूसी क्रांति ने भगत सिंह के मन पर बहुत गहरा असर डाला। जो उनके लेख हैं भाषा को लेकर, ईश्वर को लेकर या क्रांति को लेकर, या जो फिलॉसफी ऑफ बम लिखा उन्होंने, जब गांधी जी ने कल्ट ऑफ बम लिखा तो उसके जवाब में उन्होंने फिलॉसफी ऑफ बम लिखा। वो सब जो है निश्चित तौर पे उनके बहुत ज़्यादा एक अध्ययनशील व्यक्ति होने का प्रमाण है। फांसी होने के पहले वो लेनिन को पढ़ना है। 16 साल की उम्र में भगत सिंह अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित कर चुके थे। घर वालों ने जब शादी का दबाव डाला तो उन्होंने पिता के नाम एक पत्र लिखा। मैं अपना जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर चुका हूं। अब मुझे इस रास्ते से हटने की कोई इच्छा नहीं है। आपको याद होगा जब मैं छोटा था तब दादाजी ने मुझे देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। मैं उस फर्ज को निभा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। भगत सिंह की अगली मंजिल थी कानपुर, जो सन 1924 में एक प्रमुख औद्योगिक शहर था। और उत्तर भारत में क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र भी। यहां भगत सिंह की मुलाकात चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से हुई और HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य बने। वो अपने क्रांतिकारी दोस्तों के साथ DAV कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। उनकी शाम अक्सर गंगा नदी में नौकायन करते हुए बीतती और यहीं पे वो भविष्य की योजनाएं भी बनाते। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन की जरूरत थी। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई और पहुंचे लखनऊ से कुछ मील दूर काकोरी। खजाने में से करीब 8,000 रुपए लूट लिए गए। अंग्रेजी राज सख्ते में आ गया। भगत सिंह को शुरू में शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया, पर बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। पूरे देश में क्रांतिकारियों को एकजुट करने की जरूरत थी और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। सन 1928 में सुधारों के नाम पर साइमन कमीशन भारत आया। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाहौर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाला लाजपत राय पर जानलेवा हमला किया और उस गहरी चोट ने लाला जी की जीवन लीला समाप्त कर दी। लाला लाजपत राय जैसे नेता पर जानलेवा हमला देश का अपमान था। पूरे देश में ये हलचल मच गई कि क्या कोई इस राष्ट्रीय अपमान का बदला नहीं लेगा। तो बसंती देवी ने कहा कि राष्ट्रीय अपमान का बदला कौन लेगा, तो इन युवकों ने कहा कि हम लेंगे। भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को मारकर इस अपमान का बदला लिया। भगत सिंह को लगने लगा कि कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे इनकलाब जिंदाबाद का नारा नई ऊंचाइयां छू सके। भगत सिंह अब आ पहुंचे आगरा। यहां वो नूरी दरवाजा इलाके में किराए का मकान लेकर रहने लगे। पास ही झांसी के जंगलों में वो अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ गुप्त बैठकें करते और बमों का परीक्षण करते।
अब योजना बनने लगी कि कैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया जाए। 8 अप्रैल 1930 को दिल्ली का सेंट्रल असेंबली हॉल बम के धमाके से गूंज उठा। इन बमों का उद्देश्य था बहरे हो चुके कानों को सुनाना। भगत सिंह और बी के दत्त ने बम फेंकने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन लगा कि जैसे भगत को इसी पल का इंतजार था। भगत सिंह की अदालती पेशियों में इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजने लगा। अब सोचिए, एक आदमी के बारे में पता है कि अगर ये पकड़े जाएंगे तो फांसी होगी। तय था कि असेंबली में बम फेंकने का काम जो है ये कोई और करेगा, भगत सिंह नहीं करेंगे। भगत सिंह ने जबरन कहा कि नहीं, ये काम मैं ही करूंगा, क्योंकि मुकदमे के दौरान मैं अपने उद्देश्यों की बात जिस तरह से रख सकता हूं उस तरह से कोई और नहीं रख सकता है। और ये बात पूरा ग्रुप जानता था, HSRA का पूरा ग्रुप जानता था कि भगत सिंह से ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं रख सकता है। बड़ी तेजी से इनकलाब का नारा स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष का प्रतीक बन गया। भगत अब लोकप्रियता के शिखर पर थे। अदालती कार्रवाइयों में भगत सिंह की दलीलों ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। जेल में भी राजनीतिक बंदी की हैसियत को लेकर संघर्ष की नई गाथा लिखी जा रही थी। भगत सिंह के बराबर की लोकप्रियता उस वक्त किसी के पास नहीं है, जबकि हजारों की संख्या में क्रांतिकारी मारे हैं। बहुत सारे क्रांतिकारी में जो है उनको फांसी चढ़ी है, बंगाल में, पंजाब में, तमाम जगहों पे, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन भगत सिंह एक अलग चेहरा है। सीतारमैया ने जो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्टी लिखी है उसी में ये लिखा है कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई या फांसी से कुछ पहले, तो भगत सिंह की लोकप्रियता इतने उच्च शिखरों को पहुंच गई थी कि वो महात्मा गांधी की लोकप्रियता के बराबर हो गई थी। 105 दिन की भूख हड़ताल ने अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। भगत और उनके साथी ये जानते थे कि फांसी तो तय है, लेकिन उससे बचने की ख्वाहिश किसे थी? लेकिन पिता का मन माना नहीं। सरदार किशन सिंह ने भगत सिंह की माफी के लिए वायसराय को पत्र लिखा। भगत के लिए ये एक धक्के के जैसा था। दल नहीं चाहता था कि गिरफ्तारी दे। दल ने बाकायदा उनको वहां से बम फेंकने के बाद बाहर निकालने का इंतजाम कर रखा था, और ये सच है कि बड़े आराम से वो बाहर निकल सकते थे। इतनी ब्रिटिश सब लोग डर गए थे वहां पे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें तो अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना है। और आखिर वो दिन भी आया जब इंतजार खत्म हुआ और फांसी का हुक्म आया। फांसी की तारीख तय हुई 24 मार्च 1931 की सुबह। इधर देश अपना नायक खोने को तैयार नहीं था। आक्रोश दिन ब दिन बढ़ रहा था। लगा कि यह गुस्सा लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारें ढा देगा। नतीजा, डरे हुए अंग्रेजों ने एक फैसला लिया। तय तारीख से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की शाम सितम रखा था, रंज रखा था, मिहां रखा था, गम रखा था। किसको परवाह थी और किस में ये दम रखा था। हमने जब वादिए गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक यादे वतन आई थी समझाने को। भगत सिंह पहले आदमी हैं जो फांसी पे चढ़ते वक्त उनके हाथ में न कुरान है न गीता है, बल्कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा है। वो रिवोल्यूशन का सपना देख रहे हैं, क्रांति का सपना देख रहे हैं। अंग्रेज इसलिए चला जाए क्योंकि हमारे देश में बड़ी गरीबी है, ये खत्म होनी चाहिए, गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। आजादी के दीवानों ने खुद को क्रांति की कीमत पर कुर्बान कर दिया था। उनके शरीरों को चोरी छिपे फिरोजपुर में अधचला ही सतलुज में फेंक दिया गया। भगत सिंह सिर्फ उन नामों में से एक नहीं जिसने अपने को मातृभूमि के लिए कुर्बान कर दिया।
ये वो नाम भी है जिसने विदेशी शासन के खात्मे से कहीं आगे की रणनीति को जिंदाबाद कहा। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सुख सहकर। वक्ते रुखसत उन्हें इतना ही न आई कहकर, गोद में आंसू कभी टपके जो रुख से बहकर। तिफल उनको ही समझ लेना जी बहला